हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम प्रीवियस क्लास को ही स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड वीडियो है हमारा। तो आज हम करेंगे द्रव प्लस द्रव में विलयता को। इसमें पहले आता है द्रव्य विलय में वाष्प दाब। तो आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे हम जब एक बीकर में हम पानी रखते हैं, एक ग्लास में पानी रखते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, वो पानी जो गिलास अगर भरा हुआ होता है तो हाफ खाली हो जाता है और मतलब यहाँ से क्या होता है कि जो पानी है वो वाष्प में बदल के उड़ जाता है। तो पानी खत्म हो जाता है। अगर बहुत बहुत समय के लिए हम उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ग्लास का जो पानी था वो सारा उड़ जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम ऐसे ही देखें, अगर ये वाले अगर ग्लास में हमने पानी भरा है और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से ढक दिया है तो क्या होगा। अब इस जगह पे क्या होगा कि ये पूरा वाष्प में नहीं बदलेगा। क्या होगा, कुछ जो होते हैं कण वो वाष्प में बदल देंगे, पर ऐसा एक समय आएगा जिसके बाद वो वाष्प में बदलना बंद हो जाएगा। वो उसको क्या बोलेंगे हम, साम्यावस्था। मतलब उसमें क्या होगा, जब एक एक जो उसका पानी का अणु है वो वाष्प में बदलेगा, दूसरा उसी समय पे क्या होगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये ढक्कन ढका हुआ है इसलिए वो सारा जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द्रव्य विलयन का वाष्प क्या होता है, इसको समझे। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। मतलब जब ये साम्य अवस्था में हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो ये पानी के जो अणु होंगे वो क्या करेंगे, उसमें जो वाष्प में बदले हुए हैं वो क्या प्रेशर लगाएंगे किस पर, इस पानी के। उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब के। वो जो पानी के अणु हैं जो वाष्प में बदल गए हैं, वो वाष्प जो है वो कितना प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो अब देखते हैं, अब इसको समझाने के लिए आया था राउल्स का नियम। राउल्स का नियम किसको बताता है, द्रव प्लस द्रव। जब द्रव प्लस द्रव को ऐड करते हैं तो राउल्ट का नियम क्या कहता है। जैसे हमने एक ग्लास में कोई और विलयन लिया है, एक में मतलब जो द्रव लिया है, तो उसका जो पी नॉट पी वन नॉट जो है वो क्या है, पी नॉट वन जो है शुद्ध प्रावस्था में द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब। एक हमने कोई द्रव लिया है, उसका नाम हमने, उसका वन है, कोई द्रव लिया है, उसको क्या किया है, उसको ढक दिया है, जैसे हमने वो पहले बताया था, उसको ढका है। तो अब इसको ढकेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो वाष्प में बदलेगा। अब वाष्प में बदलेगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि ये ढका हुआ है, वो साम्यावस्था में आ गया। वो उसमें जो साम्यावस्था में अब जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा है, पी नॉट वन, पी वन नॉट, है ना। अब एक और हमने लिया है, वो कौन सा है, द्रव टू। अब इसमें अब इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है। अब पी पी टू नॉट कौन सा हो गया, प्रेशर शुद्ध प्रावस्था में द्रव टू का वाष्प दाब। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मिलाया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एक हमने विलयन बनाया है। अब विलयन बना तो अब क्या होगा कि जो इसके वाष्प दाब है वो अब नया बन के आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये अलग द्रव बन चुका है, अलग विलयन है। तो इसका जो विलयन, इसके अणु मतलब वाष्प में बदल रहे हैं, अब इसके इसके भी बदल रहे हैं। तो ये P1 कौन सा प्रेशर हो गया। अब P1 कौन सा प्रेशर है, जो कि पहले वाले द्रव में से जो अब गैस बनी है, मतलब वाष्प हुआ है, उस वो वाला जो प्रेशर लगा रहा है, अब वो वाला प्रेशर। और ये P2 कौन सा है, जो द्रव टू लगा रहा है। जैसे विलयन में द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब, विलयन टू मतलब विलयन में द्रव टू का वाष्प दाब, P2 क्या है। अब X1 क्या हो गया। चलो अब इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, है ना। फॉर्मूला P1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, अब दिमाग लगाइए कि P1 किसके प्रोपोर्शनल होगा। P क्या होता है, वाष्प दाब। अब बताओ वाष्प कौन ज्यादा बनेगा, जो
कि ज्यादा होगा, जो लिक्विड ज्यादा होगा, जो द्रव ज्यादा होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखते हैं वो अब किस पे प्रोपोर्शनल करना चाहिए, सीधा सीधा किसके होना चाहिए, मोलन्स, क्योंकि मोलन्स ही है जो बताता है कि वो जो विलयन में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, मतलब कितनी मात्रा में है। तो हमने P1 लिया, P1 प्रोपोर्शनल टू किसके होना चाहिए, x1 क्या है, मोल अंश किसके, जो द्रव वन के विलयन में जो घुले हुए हैं किसके मोल अंश वन द्रव वन के, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल किसके, और P2 ऐसे ही किसके प्रोपोर्शनल होगा, H2 के जितने भी मोल अंश होंगे उसके, ओके। ये चीज समझ में आई। अब जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो क्या निकलता है, जैसे P1 को प्रोपोर्शनल चिन्ह अगर हम इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, P1 नॉट x1, और P2 के प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, P2 नॉट x2। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ये क्या है, P1 हमने पहले ही नोट कर लिया था कि अगर हम उसको जो कौन सा है द्रव वन है हम अलग रखेंगे, जब उसका जो प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो जो आएगा वो कौन सा था, P1 नॉट। और जो P2 नॉट कौन सा था, अगर हम वो उस द्रव टू को हम अलग रखते हैं और उसमें से जो दाब निकल के आता है वो क्या होगा, वाष्प दाब निकल के आएगा, वो कौन सा है, P2 नॉट। अब देख, इसको अगर हमें पता है x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, 1 के। ये चीज हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब देखते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस x2, ये चीज समझ में आ रही है, सॉरी x1, ये चीज समझ में आ रही है। और ऐसे भी लिख सकते हैं x1 बराबर 1 माइनस x2, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम निकालते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब कितना होगा, सोचो, उसका कुल वाष्प दाब होगा, देखो P1 प्लस P2, क्योंकि कुल वाष्प दाब है P1 ये वाला और P2 ये रहा। तो PT बराबर क्या होगा, P1 क्या दे रखा है, P1 दे रखा है P1 नॉट x1 प्लस P2 कितना दे रखा है, P2 नॉट x2। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, PT बराबर हम क्या कर सकते हैं, x1 की जगह पे हम क्या करें, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। P1 नॉट, अब क्या लिख देंगे, x1 की जगह हमें क्या लिखना है, 1 माइनस x2। अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते, इसको करना चाहते हैं, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अब हम इसको कर रहे हैं तो देखो ये आएगा, फिर क्या आएगा, P2 नॉट x2, इसको ओपन करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, PT बराबर क्या हो गया, अब P1 नॉट, अब क्या करेंगे, हम इसको क्या ले लेते हैं, एक x2 इसमें कॉमन है तो x2 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस x2, फिर क्या आएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये आ गया, ये चीज इसको दिखा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या चीज है, ये चीज राउल्ट के नियम से निकल के आती है। राउल्ट का नियम क्या कहता है वो देखते हैं, ये रहा राउल्ट का नियम है, किसी द्रव्य विलयन, मतलब जो द्रव प्लस द्रव को दर्शाता है, तो द्रव प्लस द्रव, अगर दो विलयन लिए हैं हमने, दो लिक्विड लिए हैं, किसी द्रवीय विलयन द्रव प्लस द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में मूल अंश के समानुपाती होता है। माना दो द्रव, जैसे हमने माने हैं दो द्रव, कौन कौन से माने हमने, द्रव वन और
द्रव 2। तो माना दो द्रव 1 एवं 2 से विलयन बनाया जाता है। विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब P1 व द्रव 2 का आंशिक दाब P2 है। हमने पहले ही बताया था कौन सा P1 कौन सा है, विलयन के द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब। अगर हम यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब भी बोल सकते हैं, है ना। और कौन सा द्रव 2 का आंशिक दाब कौन सा होगा, P2 होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके ग्राफ को। तो चलिए देखते हैं। हमने एक लाइन लिया है, ये कौन सा एक्सिस मान लिया हमने, मोलन्स, जो मोलन्स को प्रदर्शित कर रही है। ओके, तो अब देखते हैं x1, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा लिया है मैंने, जहां पे x1 पूरा है तो उस जगह पे x2 क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे कौन सी लाइन है जहां पे x1 क्या है, x1 क्या हो गया, 0 हो गया, और x2 क्या हो गया, 1 हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 तो घट रहा है और यहाँ पे x2 जो है इस लाइन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं, अगर जहां पे x1 पूरा है, मतलब x1 के पूरा मोलन्स ले रखा है, तो यहाँ पे हम जो प्रेशर आएगा, ये कौन सा ले रखा है हमने, यहाँ पे ले रखा है दाब, वाष्प दाब के ऊपर ग्राफ बना रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर हमने अगर लिया है तो कौन से पॉइंट तक आएगा, यहाँ पे मान लिया हमने P1 नॉट। ठीक है, तो अगर हमारा x1 पूरा है, x1 पूरा है, x2 के एक भी मोल नहीं है, तो क्या होगा, P1 जो प्रेशर हमने निकाला था वो वाला आएगा, P1 नॉट हमने ले रखा था ना। अब देखते हैं, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, अगर x1 0 है तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, हमने ले लिया है ये P2 नॉट, क्योंकि अगर हमारा x सिर्फ x का कौन सा, x2 कौन सा था, द्रव 2। अगर द्रव 2 पूरा के पूरा द्रव 2 है तो उसका प्रेशर हमने क्या बताया था, P2 नॉट, और इसमें क्या बताया था, P1 नॉट। ये चीज समझ में आ रही है। इसमें मैंने माना है कि ये कम है, ये ज्यादा भी हो सकता है जो P2x है, लेकिन मैंने माना है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो P1 नॉट यहाँ पे हो गया, और ये जो ग्राफ है अगर हम देखते जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 नॉट क्या हो गया, 0। तो ये कैसे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और उस पॉइंट तक जहाँ पे ये 0 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसका क्या पड़ रहा है, ये हमें पता है, P जो होता है, P1 जो होता है प्रोपोर्शनल को किसके होता है, x1 के, और जो P2 होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, x2 के। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि x2 भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 जो है डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे करके बन गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ओके, अगर नहीं आया हो ग्राफ तो एक और बात देखिए कि जैसे P1 होता है P1 नॉट प्लस x1, सॉरी P1 होता है P1 नॉट x1, और P2 क्या होता है P2 नॉट x2, है ना। तो अब देखो, जैसे हमें यहाँ पे देखना है कि अगर P1 ही, तो ये जो ग्राफ चल रहा है वो किसका चल रहा है, P1 और ये P2 का। तो P1 क्या है, P1 सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब x1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। क्योंकि x1 जो है, x1 क्या होता है, मोलन्स होता है, वो 1 से ऊपर नहीं जाता है, या तो 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। तो ये क्या होगा, ये 1 से कम होगा। अगर सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, एक होगा, तो जो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, P1 नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया, P1 नॉट। ऐसे ही अगर P2 की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, x2 को
X2 को क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो P2 नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वो वही मैक्सिमम होगी। P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी P2 नॉट यहाँ पे। ये वाला ग्राफ किसको दर्शाता है P2 के ग्राफ P2 की लाइन को, और ये वाला P1 की लाइन को दर्शा रहा है ना। तो अगर हमारी x जो है x1 कम होता जा रहा है तो क्या होगा, x1 कम होगा तो जो P1 है वो भी क्या होगा कम होगा। अगर P2 इंक्रीज कर रहा है, या इस ग्राफ में देख रहे हैं P2 अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा P जो X2 है वो भी इंक्रीज करेगा, या X2 इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा P2 भी इंक्रीज करेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आता है PT। PT कौन सा होता है, PT होता है ये प्लस ये। तो कौन सा ग्राफ बन के आएगा P2 के लिए, P2 के लिए PT के लिए कौन सा ग्राफ आएगा P टोटल के लिए ये आएगा, ये को ऐड करेंगे तो ये क्या निकल के आता है, ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट बनी नहीं है वैसे, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये वाली कौन सी लाइन होगी PT की। PT क्या होता है P1 प्लस P2। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं आदर्श विलयन को। आदर्श विलयन के पॉइंट होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम जो हमने बताए थे कौन सा होता है, जैसे P1 इज टू P1 नॉट X1, P2 इज टू P नॉट X2, और P टोटल क्या होगा PT हो जाएगा P1 प्लस P2, और PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलय एवं विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं। जो कि जो सेम भौतिक गुण होते हैं उनको, जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण सेम जैसे होते हैं वो कौन से बनाते हैं आदर्श विलयन बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है विलयन का कुल आयतन, आगे तीसरा पॉइंट है विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के तुल्य होता है। अर्थात जो जो डेल वी होगा वो क्या होगा 0 होगा। डेल वी का मतलब है जो आयतन होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब पॉइंट आता है विलय एवं विलायक के मिश्रण पर ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन, अर्थात एंथैल्पी ऊर्जा परिवर्तन। मतलब जो डेल एच मिश्रण होता है वो क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब कि जब हम कोई जो विलयन और या विलायक को मिश्रण करते हैं तो ना तो इसमें कोई एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मिश्रण करने के लिए, ना ही उनमें से कोई एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी मतलब ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होगी ना ही बाहर निकलेगी। मतलब एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। जो डेल एच होता है ऊर्जा के रूप में वो क्या होगा 0 होगा। उसका मिक्स करने पर कोई भी ना तो ऊर्जा निकलेगी ना ही कोई मिलेगी हमें। अब आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। विलयन में ए बी ससंजक बल का परिमाण अवयवों में उपस्थित ससंजक बल ए तथा बी के योग के बराबर होता है। यानी जैसे हमने ए द्रव लिया है, एक कोई बी द्रव लिया है, दोनों को जब मिलाया है ए बी द्रव बना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो ए और बी द्रव है एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे, कोई भी बल नहीं डालेंगे। ये वही क्या होता है आदर्श विलयन का एक वो होता है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं डालते हैं तो उसको एनर्जी भी चाहिए होगी, और वो आदर्श विलयन में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि जो ए और बी विलयन जो बना है उसमें एक दूसरे पे ए और बी के जो द्रव हैं एक दूसरे पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे ए अन्योन्य क्रिया है, बी भी अन्योन्य क्रिया है, और अगर ए और बी बना है वो भी क्या होगी अन्योन्य क्रिया होगी। ओके,
अब आता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो कौन से विलयन होते हैं जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन से होते थे, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है राउल्ट के नियम जो अनादर्श विलयन होते हैं उसमें क्या होगा कि P1 जो होगा वो क्या होगा, P1 नॉट X1 के बराबर नहीं होगा। P2 भी इस P2 नॉट X2 के बराबर नहीं होगा, यानी PT इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। ये चीज समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा था, सेकंड पॉइंट होगा कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि जो आयतन परिवर्तन होगा, आयतन वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आएगा जो एनर्जी डेल एच जो चेंज हो रही थी, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी परिवर्तन और डेल एच ऊर्जा में जो चेंज हो रहा था वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। एंथैल्पी परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है कि जो हम पहले इसको अन्योनी क्रिया को पढ़ रहे थे यहाँ पे कि ये जो होता है ये उसको कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है, बी जो अन्योनी क्रियाएं हैं, अन्योन्य क्रियाएं वो किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर नहीं होंगी। ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो होगा ये इस पे क्या करेगा, इस पे प्रभाव डालेगा। ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स के नियम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है। ये समझ में आ रही है। ओके, तो अभी अगर ये PT जो है वो P1 प्लस P2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो PT जो होगा P टोटल जो दाब है वास्तव कुल है वो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। इसी के लिए अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, किस किस में बांटा गया है वो देखिए। एक तो बांटा गया है धनात्मक विलयन में और एक आएगा ऋणात्मक विलयन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके।